जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका अहमद अदनान तारिक और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, अहमद अदनान स्टोरीज़ पे। आज हमने ज़ुल्फ़िकार अहमद ताबी साहब के बारे में आपको बताना है। बहुत बड़े राइटर थे और आपको हमेशा पता है कि जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ तो हमेशा डॉक्टर महराज सादत साहब को याद करता हूँ कि वो मेरे साथ ही होते हैं। बहुत सी टेलीफोन पे हमारी डिस्कशंस हुई होती हैं। उसके बाद कहीं जाके जो है ये वो मज़मून मैंने लिखना होता है और उसके बाद आपके लिए ये टेलीवाइज़ करना होता है। तो अक्सर मेरा मज़ामीन में मैं शुरू करता हूँ तानने वाला से ही। तो वो उसकी वजह ये है कि ये सारे मेरे बचपन का ही एक फ़ैंटेसी टाइम है जिसमें ये नावल्स होते थे और मेरे मैट्रिक तक का टाइम। तो ये मैं किताबों के बारे में बात भी करता हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि कौन सी किताब मैंने कैसे हासिल की और कौन सी किताब मैं कहाँ से लेकर पढ़ता था। तो आज ज़ुल्फ़िकार अहमद ताबी साहब की किताबों के बारे में हम बात करेंगे। तो तानने वाले में रसाइल मिलने की एक ही जगह थी और वो जगह थी मंजूर अखबार वाले का घर। मंजूर कस्बे में हर दिल अज़ीज़ शख्सियत थी। वो साइकिल पर सुबह सुबह रेलवे स्टेशन तानने वाला से अखबारात इकट्ठे करता और फिर उसी साइकिल पर पूरे तानने वाला में हर घर में अखबार पहुंचाकर लारी अड्डे जाकर बैठ जाता और मुख्तलिफ़ शहरों से आने जाने वाली सवारियों को अखबारात और रसाइल बेचता रहता। टेलीविज़न के ना होने की वजह से अखबारात का बहुत शिद्दत से इंतज़ार किया जाता था या रेडियो पर ख़बरें सुनी जाती थी। बड़ी उम्र के लोगों को अखबारात का इंतज़ार होता था या रेडियो सेलोन से बिना का गीत माला का, ताकि मालूम हो सके कि इस हफ़्ते का चोटी का गीत कौन सा है। ज़ाहिर है ये प्रोग्राम हिंदी गानों का था और उस वक्त के लोग लता मंगेशकर को सुनकर सर धुनते और उनमें से कुछ सिनेमाओं में देखी इंडियन फिल्मों को याद करके आहें भरते रहते। और मेरी उम्र के गाहक हर महीने की पहली तारीख से मंजूर अखबारों वाले की आवाज़ सुनने के हर वक्त मुंतज़िर रहते, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे मंजूर अखबारों वाले को कहकर हर माह तालीम व तरबियत और जुगनू लगवा कर दिए थे। मंजूर की आवाज़ बड़ी गूंजदार थी और वो अपनी मखसूस चौंका देने वाली आवाज़ से अखबार को अखबार कहा करता था। आज भी मेरे लाशोर में वो आवाज़ गूंजती रहती है। मंजूर मरहूम का बेटा सजाद मेरा हम जमात था और दोस्त भी। कई दफ़ा हम भाई बहनों को वो आवाज़ सुनकर बेतहाशा हंसी भी आती, लेकिन मुंह पर हाथ देकर ख़ुद को रोक लेना कि अगर मंजूर को मालूम हो गया कि हम उसकी हंसी उड़ा रहे हैं तो ये ना हो कि वह जानबूझकर तालीम व तरबियत या जुगनू एक दो दिन के लिए लेट कर ले। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मंजूर एक दिन लेट हो गया तो सख्त दोपहर में माँ से आँख चुरा कर घर से निकलना और मंजूर के घर से पता करने चले जाना कि शायद रसाले आ गए हों और मंजूर को देने याद ना हो। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दफ़ा इसी तरह मैं दोपहर को घर से मंजूर के घर जाने के लिए निकला तो रास्ते में मेरी चप्पल टूट गई। तानने वाले की गलियों में तब हू का आलम था। तमाम गलियों में सोलंग लगा हुआ था। अब हर कदम उठाते वक्त जब मेरा पाँव ज़मीन पर लगता तो उसका कोई ना कोई हिस्सा तपती ज़मीन के साथ लगता और हर दफ़ा मेरे ख़्याल से वहाँ एक आध आबला ज़रूर पड़ जाता। बरकब इसी तरह कांटों पर चलकर मैं मंजूर के घर पहुँचा तो वो घर के बाहर बेरी की छाँव तले सोया हुआ खराटे ले रहा था। वो तो शुक्र है खुदा का कि एक तो रसाइल आए हुए थे, ऊपर से सजाद जाग रहा था और उसने मुझे देख भी लिया था। लिहाजा उसने खामोशी से घर के अंदर जाकर मुझे तालीम तरबियत और जुगनू ला कर दिए। तो ये था वो जुनून जो उस दौर के बच्चों के दिलों में इन रसाइल के लिए समाया रहता था। आप सोच रहे होंगे कि मैं दूसरे रसाइल का तज़किरा क्यों नहीं करता, तो इसकी वजह ये थी कि बच्चों के फ़िरोज़ सन्स और शेख ग़ुलाम अली सन्स के नावल साबरी दवाखाना से मिला करते थे। ज़ाहिर के नाम से ही आप जान सकते हैं कि ये दुकान थी जहाँ हिकमत का काम होता था। तो जहाँ हिकमत का काम होता होगा और उन हुक्मा का तल्लक भी हमदर्द की अद्वियात से चलता हो तो नौ निहाल रसाला ज़ाहिर है कि तानने वाला में एक ही जगह से मिल सकता था और वह जगह थी साबरी दवाखाना। मुझे आज भी अद्वियात में खुसूसन मुरब्बा जात की वो खुशबू कभी नहीं भूल सकती जो इन नावल्स के सफ़ात में रच बस जाया करती थी। अक्सर तो इन किताबों की ख़रीदारी में फैसलाबाद जाकर नानी के घर किया करता था, लेकिन कई दफ़ा ये किताबें साबरी दवाखाना से भी मिल जाया करती थी। बाकी रसाइल में से बकाया जो दो बचते थे वो थे बच्चों की दुनिया और बच्चों का बाग। इनमें से बच्चों की दुनिया तो कदीम तरीन बच्चों के रसाइल में शामिल होता था। अलबत्ता बच्चों का बाग शायद 1975 में छपना शुरू हुआ था। ये रसाइल लेना इसलिए ज़रूरी थे कि इनमें परियों जिन्नों वगैरह की कहानियाँ छपती थी। मैं भी इन रसाइल में छोटी छोटी कहानियाँ भिजवा दिया करता था। कहानी का फार्मूला वही गड़ा गड़ाया होता था कि एक शहज़ादी को दियो उठा कर ले जाता है और एक शहज़ादा उसे बचाने जाता है जो रास्ते में किसी गरीब बुढ़िया की मदद करता है और वो उसे बताती है कि दियो की जान उस तोते में है जिसका पिंजरा उसके दरख्त पर टंगा हुआ है, जिसके नीचे वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा होगा। बस बुढ़िया के दिए हुए तीर की मदद शहज़ादा तोते को मारकर शहज़ादी को अगवा करवा लेता है। एक तो ये कहानियाँ लिखनी बहुत आसान थी
और दूसरे हम अपने सारे कज़न्स के नाम कहानियों में दिया करते थे। जिससे ज़्यादा मोहब्बत होती उसे शहज़ादा बना देते और जिससे नफ़रत चल रही होती उसे दियो या जादूगर के नाम दे देते। ये तल्लुकात बनते बिगड़ते रहते थे और हमारे सारे ही कज़न्स हमारे हाथों कभी दियो बन जाते और कभी शहज़ादे। फैसलाबाद में रहने वाले कज़न्स को यूँ मुतासर कर लिया तो हमारे हम जमात वैसे ही इज़्ज़त करने लगे कि भाई ये इतना लायक है कि इसकी कहानियाँ रसालों में छपती हैं। हमारे देखा देखी हमारे एक दो और हम जमातों ने भी अपने तारफ़ वगैरह रसालों में छपवाए तो भाई ये रसाले हमें मिलते थे परवाना लाइब्रेरी से। परवाना लाइब्रेरी से हमें मालूम था कि हमें नावल जिसका नाम गोरिल्ला था भी मिल जाएगा। ये नावल फिरोज़ ने छापा था बच्चों के लिए और ये तर्जमा था R.M. बैलेंटाइन का नावल गोरिल्ला हंटर का। और इस नावल का तर्जमा किया था हमारे आज के ज़ेर तबसरा सुनहरी अदीब ज़ुल्फ़कार अहमद ताबी साहब ने। परवाना लाइब्रेरी एक बान की दुकान में बनी हुई थी, यानी इस लाइब्रेरी का मालिक कादर परवाना बान की दुकान भी चलाते थे और साथ किराए पर नावल भी देते थे। मौसूफ़ अपनी दुकान पर हर वक्त लेटे लेटे खासे फैल चुके थे। एक तरफ बान तोलने के लिए बाट और तराजू पड़े हुए होते थे और दूसरी तरफ फ़िरिश्ता कुतुब। सारी रात या तो ये सोते नहीं थे और या फिर कोई नस्वार वगैरह से शुगल फरमाते थे। इनकी बान की दुकान तानने वाले की उस गली में थी जहाँ सारी बान की दुकान नहीं थी। खैर बान से बरादा उड़ उड़ कर हमारे हलक में जाता। ऊपर से हम परवाना साहब की ऐसी शोला बरदार आंखों को बर्दाश्त करते जो शायद आपस में भी नहीं मिलती थी, यानी मौसूफ़ थोड़े से महंगे भी थे। तब कहीं जाकर हमें ज़ुल्फ़कार अहमद ताबी साहब के नावल गोरिल्ला का दीदार नसीब होता। उन दिनों इन महल्ले की लाइब्रेरी में जाकर अगर इनके मालकान को कभी ये कहा जाता कि जी मैंने नावल ख़रीदना है, तो ये फ़िक्रा सुनकर मूड वैसे ही हो जाता था जैसे पुरानी पंजाबी फिल्मों में कोई ज़मींदार किसी गरीब मुजारे की ज़मीन ख़रीदने की बात करता था और वो आगे से तुर्की ब तुर्की जवाब देता था कि कोई गैरतमंद मुजारा अपनी ज़मीन को बेचता है तो गोया अपनी माँ को बेचता है। तो समझ लें कि अगर मैं किसी तरीके से कोई जमा खर्च करके नावल की कीमत जितनी रकम जमा भी कर लेता तो कादर परवाना साहब से ये पूछने की किसे ज़रूरत हो सकती थी कि जनाब मैं ये पैसे जमा करके लाया हूँ, मेहरबानी फरमा कर मुझे ये नावल कीमतन दे दें। इसका मतलब ये था कि हर हफ्ते जब भी हमें गोरिल्ला की याद आती तो हम फिर सलाम करने मोहतरम कादर परवाना साहब की लाइब्रेरी में पहुंच जाते। गोरिल्ला बहुत ही खूबसूरत नावल था। इसमें 3 दोस्त अफ्रीका के जंगलों में गोरिल्लों का शिकार करते हैं। ज़ुल्फ़कार अहमद ताबी साहब ने इस नावल को इतनी खूबसूरती से उर्दू में ढाला है कि ये एक शाहकार नावल बन गया। हमारी बदकिस्मती है कि हमारी आज की नई पौध इस तरह के तराजम को पढ़ने से महरूम हो चुकी है। मोहतरम ज़ुल्फ़कार अहमद ताबी साहब खानका डोगरा ज़िला शेखुपुरा मगरबी पंजाब के गांव में 19 मई 1929 को पैदा हुए। 4 साल की उम्र में वालिद फौत हो गए। उनके ताया ने उनकी परवरिश की। इब्तदाई तालीम कामों की ज़िला गुजरांवाला में हासिल की। 1952 को वो लाहौर आ गए और यहीं तालीम की तकमील हुई। 1962 से बाकायदा मुलाजमत का आगाज़ हुआ। माहनामा नुसरत में नायब मुदीर ठहरे। बच्चों के रसाले तालीम और तरबियत के 5 साल तक मुदीर रहे। मरकज़ी उर्दू बोर्ड लाहौर के अदारती अमले में तकरीबन 3 साल शामिल रहे। 1972 से नेशनल बुक कौंसिल से बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम शुरू किया। 1959 में शायरी का आगाज़ किया। शुरू में चंद अफसाने भी लिखे, लेकिन बाद में इस फ़न से रग़बत न रही। मौसीकी, मुसव्वरी और तसव्वुफ़ से अमली व इल्मी दिलचस्पी आज तक है। उन्होंने बच्चों के लिए फ़िरोज़ और शेख ग़ुलाम अली एंड सन्स दोनों की तरफ से लिखा। अल्लाह के फ़ज़ल से अभी बाक़ायदे हयात है। आए मैं आपको गोरिल्ला का टाइटल दिखाता हूँ। ये था जी गोरिल्ला का असल टाइटल। हमारे दोस्त डॉक्टर महराज साहब से उनकी मुलाकात हो चुकी है और वो डॉक्टर साहब के घर जो कि सब्ज़ादार कॉलोनी लाहौर में है के नज़दीक ही रहाइश पजीर हैं। पिछले कई दिनों से डॉक्टर साहब उन्हें मिलने के लिए पर तोल रहे थे, लेकिन मुलाकात ना हो सकी। पर क्या कोशिश होगी कि उनके साथ गपशप लगे और वो आपको भी दिखाई जाए। मैंने ये बच्चों की किताबें दोबारा इकट्ठी करनी शुरू की तो ये नावल मुझे नज़ीर ओल्ड बुक शॉप के नज़ीर साहब ने मुझे ढूंढ कर दिया और अब मैं इसे अपनी लाइब्रेरी में सीने से लगाए रखता हूँ। गोरिल्ला की तरह ज़ुल्फ़कार अहमद ताबी साहब की बच्चों के लिए एक और किताब बच्चों के लिए बहुत मशहूर हुई थी, जिसका नाम जंगल की शहज़ादी था। असल में ये बच्चों के लिए बड़े साइज़ की कॉमिक बुक थी जो मशहूर जंगल गर्ल जीना की कहानी पर मबनी थी। जीना जो जंगल की शहज़ादी होती है, जंगल में कौन ऐसा होता है जो जीना को नहीं जानता। जंगल के वहशी जानवर उससे प्यार करते थे, जंगली कबाइल उसकी इज़्ज़त करते थे। जीना भी हर मुश्किल में उनके काम आती थी। वो बहादुर, निडर और दिलेर थी। घने जंगल में एक ऊंचे दरख्त पर उसका घर था जहाँ वो अपने पालतू बंदर और तोते के साथ रहती थी।
ताहिर नामी एक फ़ोटोग्राफ़र एक शेर की तस्वीर जंगल में बना रहा होता है, तो क्योंकि जीना ने पहले कैमरा नहीं देखा होता तो वो समझती है कि शायद वो शेर का शिकार कर रहा है। तो जीना शेर को कहती है कि कैमरा तोड़े, लेकिन फ़ोटोग्राफ़र को कुछ ना कहे। एक रात वो सोई होती है तो उसे जंगलियों के ढोल पीटने की आवाज़ आती है, जो शिवासी शिवासी पुकार रहे होते हैं। शिवासी दरअसल उनका शहज़ादा होता है। जीना उसकी जान बचाती है, वो उसे लेकर जंगल में घूमती है, लेकिन सभी नन्हे शहज़ादे को मनहूस कर तानते हैं। तभी एक बुढ़िया बताती है कि ये बच्चा एक कबीले का शहज़ादा है और उसके कबीले के लोग इसे ढूंढते फिर रहे हैं, लिहाजा जिसके पास से ये बच्चा बरामद हुआ उसकी खैर नहीं। लेकिन जीना इसकी परवाह नहीं करती। अब दोनों कबीले, एक वो जिसने शिवासी को अगवा किया होता है और दूसरा कबीला वो जिसका वो शहज़ादा होता है, जीना के मुखालिफ हो जाते हैं। तो एक दफ़ा वो उसके घर तक आ जाते हैं तो जीना शिवासी को जैक, उकाब और उसके साथियों की मदद से उड़ा देती है और ख़ुद अपने ज़ैबरों को बुलाकर जंगलियों की खूब मरम्मत करवाती है। एक दफ़ा जीना मौजूद नहीं होती तो उसका बंदर शिवासी की जान बचाता है। शिवासी को एक टोकरे के ज़रिए दरिया के पानी में रख कर रवाना करती है, लेकिन ख़ुद पकड़ी जाती है। अब जीना अगर जंगल में होती तो अपनी मदद के लिए अपने जानवर साथियों को बुला सकती थी, लेकिन अब तो पत्थरों में कैद थी। लेकिन आखिर वही ताहर फ़ोटोग्राफ़र आता है और एक प्रोजेक्टर से फ़िल्म दिखाकर जीना की बेगुनाही साबित करता है और शिवासी के कबीले को यकीन आता है कि शिवासी को जीना ने बचाया है, अगवा नहीं किया। बड़ी बड़ी तस्वीरों में छोटे छोटे फ़िक्रात से मुज़य्यन ये किताब बच्चों के उस दौर से कहीं आगे की चीज़ थी। क्या खूबसूरत कहानी और जंगल की तस्वीर। बच्चे तो आज तक इस कॉमिक बुक के गर्विता हैं। इस तरह की एक और किताब अतर नदीम की शादाब नगर थी। हम अपने बचपन में ना सिर्फ ये तस्वीरें देखकर महसूस हुआ करते थे, बल्कि कलर पेंसिल से इन तस्वीरों में रंग भी भरा करते थे और इन दो किताबों के सरेवर्क पर बने दरख्तों को देखकर दरख्त और पत्ते बनाना सीखा था। ये है जी जंगल की शहज़ादी। फिरोज़ संस की तरफ से एक और बहुत खूबसूरत कहानियों की किताब, जिसका नाम ही खूबसूरत कहानियाँ रखा गया, शाया हुई। ये 1969 की बात है। ये बड़े साइज़ की किताब थी, जिसके सरवर्क पर एक इंतहाई खूबसूरत शहज़ादी आईने में ख़ुद को देख रही है। इस किताब में कुल 12 कहानियाँ थीं। इनमें से 3 कहानियाँ परवीन सरवर की थीं, 3 राज यूसफ़ी साहब की थीं और एक कहानी मिर्ज़ा अदीब, सुरैया जबीन मुस्तफ़ी, ए हमीद, हफीज़ हसन, रियाज़ अहमद शाद और ज़ुल्फ़कार अहमद ताबिश की थी। ज़ुल्फ़कार अहमद ताबिश साहब की कहानी का नाम था जाली नोटों की तलाश में। इस कहानी में नजमी नामी लड़का एक पुलिस इंस्पेक्टर राजी का बेटा होता है। सारे शहर में यकायक नकली नोट चलने शुरू हो जाते हैं। रोमी नामी एक बहुत बड़ा बादशाह बदमाश उस गिरोह का सरगना होता है जो ये नकली नोट चलाता है। नजमी रोमी का सुराग कैसे लगाता है और एक दफ़ा तो अपने इंस्पेक्टर बाब को कैद से आज़ाद करवाता है और दूसरी दफ़ा DIG साहब भी धोखा खा जाते हैं और एक तय खाना में फंस जाते हैं। लेकिन नजमी की जहानत की वजह से ना सिर्फ वो आज़ाद हो जाते हैं, बल्कि मुजरिमों के गिरोह को भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है। इस कहानियों की किताब में चोटी के बच्चों के मुसन्निफ़ीन की कहानियाँ थी और एक मुसाबकत की फ़िज़ा भी कायम थी। लेकिन ज़ुल्फ़कार अहमद ताबिश साहब की कहानी किसी से कम नहीं थी और सब ने इस कहानी की बहुत तारीफ़ की। ये थी जी खूबसूरत कहानियाँ। शेख गुलाम अली संस की तरफ से बच्चों के लिए छपने वाला बड़ा मशहूर नावल हीरों की तलाश भी ज़ुल्फ़कार अहमद ताबिश साहब ने लिखा था। इस नावल की कहानी कुछ यूँ थी कि एक अमीर आदमी दुनिया के शोर शराबे से आज़ादी हासिल करने के लिए कलाम में किसी होटल में रहने की बजाय करीबी गांव में एक बूढ़े शख्स जहाँ से के साथ रहता है। वो और उसकी बीवी जैतून उस आदमी की बहुत तवाज़े करते हैं और फिर एक दिन उस अमीर आदमी के इसरार पर जहाज़ेब उसे अपनी ज़िंदगी के एक इंतहाई मुहैरलकूल वाक़या की कहानी सुनाता है, जिसमें उसका एक चचेरा भाई ज़रगुल उसे ज़बरदस्ती कीमती ज़ुमर्द के पत्थरों को ढूंढने एक ऐसे सफ़र पर ले जाता है जहां हर कदम पर मौत ही मौत होती है। और रास्ते की सुबतों को काटते भूखे प्यासे रहकर जब मंजिल के करीब पहुंचते हैं तो एक जंगली कबीला उन्हें गिरफ़्तार कर लेता है। बड़ी मुश्किल से वहाँ से आज़ादी मिलती है तो आखिरकार वो उन गारों में पहुँच जाते हैं जो ज़ुमर्द के पत्थरों से अटे पड़े होते हैं। यहाँ आकर ज़रगुल बेईमान हो जाता है और जहाज़ेब पर जानलेवा हमला करता है, लेकिन तभी खुदा की तरफ से उसकी पकड़ होती है और एक अज़दा उसे ज़िंदा निगल लेता है। जहाज़ेब के दिल से लालच निकल जाता है तो वापसी पर वही खूनी कबीला उसकी इज़्ज़त करते हुए उसे सही रास्ते पर लगा देता है। इंतहाई सबक आमूज़ कहानी है जिसमें बच्चों के लिए सीखने को बहुत कुछ है। तदरीस के लिए ज़ुल्फ़कार अहमद ताबिश साहब सारी उम्र जद्दोजहद करते रहे। मैं आपको पहले मज़ीद बताने से पहले इस किताब का टाइटल दिखाता हूँ। ये थी जी हीरों की तलाश।
संगे मील पब्लिकेशन की तरफ से और दूसरे नाशरीन के लिए शायरी और नसर की बड़ों के लिए कई किताबें छपी, लेकिन क्योंकि हम इस मजमून में उनके सिर्फ बच्चों के काम पर नज़र दौड़ा रहे हैं, इसलिए यहाँ संगे मील पब्लिकेशन की तरफ से उनके एक बेहतरीन काम का हवाला देंगे। ये कारनामा था उनका इजाज़ुल लुगत का लिखना। लुगत का लिखना ही उनकी सलाहियतों का मुँह बोला सबूत है। हमदर्द की तरफ से शिकार पर उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम आदमखोर चीता था। शिकारियात के मौजू पर यह उनकी किताब गोरिल्ला के बाद दूसरी किताब थी। बच्चों के इन सुनहरी अदीबों का ये वसफ़ था कि उन्होंने बच्चों के लिए हर मौजू पर लिखा। मोहतरम जुल्फ़कार अहमद ताबिश ने मशहूर अंग्रेज़ी अदीब राइडर हैगर्ड के बहुत ही मशहूर नावल शी का तर्जुमा 2 हिस्सों में किया, जिनके नाम सलमा और सलमा की वापसी था। ये था जी सलमा। और ये सलमा की वापसी। राइडर हैगर्ड का तर्जुमा सलमानी ख़जाना हम साहब फ़िरोज़ की तरफ से पढ़ चुके हैं, जिसे सलीमुर रहमान साहब ने राइडर हैगर्ड के नावल किंग सोलोमन माइन से किया था। नावल शी 100 साल से भी कहीं पहले शाया हुआ था। इस किताब की इशाअत ने इसके मुसन्नफ़ की शोहरत में बेतहाशा इजाफ़ा किया। राइडर हैगर्ड 1856 से 1911 शी की इशाअत से पहले भी दुनिया के मकबूल तरीन मुसन्निफ़ीन में शामिल होता था, लेकिन इस किताब ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचा दिया। इस किताब को हर दौर में पढ़ा गया और शी की मकबूलियत की वजह से और कहानी की पूरी सरारियत की बदौलत मुसन्नफ़ को इसका दूसरा हिस्सा भी लिखना पड़ा। जुल्फ़कार अहमद ताबिश ने सलमा और जावेद की मोहब्बत और उनके ख़तरनाक सफ़र को उर्दू में यूं बयान किया है कि लगता ही नहीं कि ये नावल तर्जुमा किया गया। जुल्फ़कार अहमद ताबिश ने अल बयान पब्लिकेशन की तरफ से ये दोनों नावल लिखे। कहानी का हीरो इंतहाई बदसूरत यूनिवर्सिटी का मुहक्क़क़ होता है और एहसास कमतरी का शिकार होता है। कोई उसकी तरफ राग़ब नहीं होता, सिर्फ़ एक शख्स उस पर मेहरबान होता है जो एक तूफ़ानी रात को उसके पास आता है और उसे बताता है कि एक इंतहाई कदीम नस्ल का जानशीन बच्चा जो सिर्फ 5 साल का है और उसका बेटा है, वो उसे सौंपने आया। फ़िरौनों की एक शहज़ादी एक मोहब्बत के निगरान को दिल दे बैठती है। उनकी शादी के बाद मुसीबतें टूटती हैं और कई नस्लें ठोकरें खाने के बाद हीरो का दोस्त उसे जावेद नामी बच्चे की ज़िम्मेदारी देता है जो फ़िरौन की नस्ल का है। उसके बाद के ये दो नावल कहानी के एतबार से इतने पुरतहय्यर हैं कि पढ़ने वाले को सांस रुकती महसूस होती है। तार साहब ने भी इस नावल का तर्जुमा किया। दोनों में से ज़्यादा कौन कामयाब रहा, क़ारीन की अपनी अपनी राय है। मेरी राय ताबिश साहब के हक़ में है। जुल्फ़कार अहमद ताबिश साहब ने बच्चों के लिए अल्फ़ लैला हज़ार दास्तान की तलख़ीस की, जिसके 2 हिस्से हैं। ये थी जी हज़ार दास्तान। अल्फ़ लैला या हज़ार दास्तान अरबों के तख़य्युल का एक ऐसा हैरत अंगेज़ कारनामा है जिसकी मिसाल दुनिया किसी और अदब में नहीं मिलती। इस दास्तान में एक जीती जागती दुनिया आबाद है। अल्फ़ लैला का पूरा नाम अल्फ़ लैला व लैला 1001 रात है और ये दास्तान कई गुमनाम अरब मुसन्निफ़ों की तसनीफ़ है। कहते हैं कि अब्बासी खलीफा हारून रशीद के ज़माने में इसकी इब्तिदा हुई और फिर मुख्तलिफ़ लोगों ने कई साल के अरसे में इसे ख़त्म किया। अल्फ़ लैला का दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका है। उर्दू में जिन अदीबों ने इसे लिखा उनमें मिर्ज़ा हैरत दहलवी, मौलवी अब्दुल करीम और पंडित रतन नाथ सरशार काबिल ज़िक्र हैं। जुल्फ़कार अहमद ताबिश साहब ने बच्चों के लिए अल्फ़ लैला की ये कहानियाँ रतन नाथ सरशार की हज़ार दास्तान से मुंतखब की हैं और इस बात की कोशिश की है कि ज़ुबान और अंदाज़े बयान जहाँ तक हो सके सरशार का ही रहे। जुल्फ़कार अहमद ताबिश साहब ने यह कारनामा बखूबी अंजाम देते हुए इंतहाई आसान ज़ुबान में बच्चों तक ये दास्तान पहुँचाई। जुल्फ़कार अहमद ताबिश साहब ने शेख ग़ुलाम अली एंड सन्स की तरफ से हज़ार दास्तान की तो तलख़ीस की ही, साथ ही फ़ज़ाना आज़ाद की तलख़ीस भी बच्चों के लिए काट डाली। ये दास्तान 4 हिस्सों में छपी। यह है जी फ़ज़ाना आज़ाद का पहला हिस्सा। ये फ़ज़ाना आज़ाद का दूसरा हिस्सा। यह है जी फ़ज़ाना आज़ाद का तीसरा हिस्सा।
और ये है फसाना आज़ाद का चौथा हिस्सा। हर किताब का सरवर्क एक जैसा लेकिन रंग मुख्तलिफ था। बहुत खूबसूरत किताबों का सेट था। आज से कोई 150 साल पहले लखनऊ से एक अखबार निकला था जिसका नाम अवध अखबार था। बड़े बड़े अदीबों के मज़ामीन इसमें छपते थे। इसी अखबार में पंडित रतन नाथ सरशार ने फसाना आज़ाद के नाम से एक किस्तवार नावल या दास्तान लिखना शुरू की, और जब 1 साल बाद ये मुकम्मल हुई तो लखनऊ के मशहूर नाशर मुंशी नवल किशोर ने इसे 4 जिल्दों में छापा। सरशार ने अपनी इस दास्तान में उस ज़माने के लखनऊ का नक्शा खींचा है। फसाना आज़ाद में खोजी का किरदार ऐसा है जो बच्चों की दिलचस्पी का बायस बनता है। मियाँ खोजी धान पान के 3 फुट के आदमी हैं, लेकिन ताबिश साहब की कहानी में तमाम किरदार साफ शिकन, अफीमची, आज़ाद सब पूरी शदुमत के साथ हाज़िर हैं। 29 दिसंबर 1973 को इस दास्तान का मसवदा ताबिश साहब ने तहरीर किया और सिर्फ बच्चों की दिलचस्पी के वाक़यात ही इस दास्तान में शामिल किए। अल्लाह ताबिश साहब की ज़िंदगी दराज करे और उनका साया हमारे सरों पर कायम रखे। मकतबा जदीद की तरफ से भी उनकी एक किताब नन्हे जासूस शाया हुई जो मिसिज़ वाइट की कराची पर लिखी किताब का तर्जुमा है, क्योंकि वो कराची खासा अरसा क़याम पज़ीर रहे। थैंक यू।